हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हमने लास्ट क्लासेस में यूनिट 3 खत्म की थी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट बजट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं। गवर्नमेंट बजट में हम उसके मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, ये सब आज करने वाले हैं, जिसके साथ साथ हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स क्या हैं, ये सब भी इसी क्लास में कवर करेंगे। तो मैक्सिमम 3 क्लासेस में मैं ये सारा चैप्टर आपका यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट कर दूंगी, और इसके साथ साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन करते जाइए। और हमारे सभी यूनिट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट की तरफ। तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की यूनिट को समझने के लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट से आप सभी अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गवर्नमेंट बजट 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज अवर गवर्नमेंट एंड सेकंड इज अवर बजट, राइट। तो सरकार का बनाया हुआ जो बजट होता है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। जिस तरीके से हमारी फैमिली एक बजट प्रिपेयर करके चलती है कि हम लोगों को एस्टिमेट 10,000 रुपीज पर मंथ खर्च करना है, ठीक है, फॉर बेसिक नीड्स लाइक फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सब मिलाकर हम अपना बजट प्रिपेयर करते हैं कि इतना हमारे को एस्टिमेट खर्च करना है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का बजट होता है। गवर्नमेंट भी पहले से ही डिसाइड करके चलती है कि हमारे को बेसिकली कितना खर्च करना है, एस्टिमेट करता है कितने रेवेन्यू करने हैं और कितने एक्सपेंडिचर करनी है, यानी हमारी कितनी इनकम है और कितने खर्चे हैं, ठीक है। वही हमारा होता है बजट, कि पहले से ही प्रिपेयर करके चले कि हमारे आने वाले टाइम में कितना एक्सपेंसेस होने वाले और कितनी हमारी इनकम्स हैं। क्लियर है? इसी को समझते हैं हम। अ गवर्नमेंट बजट डिफाइंड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग एन एस्टिमेट ऑफ ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर, यानी कि एस्टिमेट करते हैं आने वाले कमिंग ईयर के लिए कि ऑल जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, उन सबका एनालाइज करते हैं कितना हमारा इनकम आ रहा है अलग अलग जगहों पे से, या हमारी सैलरी, हमारी अर्निंग से, ठीक है, और कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या तैयार करते हैं, हम तैयार करते हैं अपना बजट, राइट। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना बजट तैयार करती है, कितने रेवेन्यूज हैं, कितने एक्सपेंडिचर हैं। और ये कब तैयार किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, और उसे जनरेट करते हैं हम अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, ठीक है। कॉमर्स वालों को सबको पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है वो भी इस चीज को याद रखिएगा। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी कि स्टार्ट 1 अप्रैल को होता है, एंड खत्म कब होता है? 31 मार्च को। क्लियर है? तो गवर्नमेंट बजट क्या है, उस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब गवर्नमेंट कोई बजट प्रिपेयर करती है, एस्टिमेट करती है अपने जितने भी रेवेन्यूज हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर है, उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट कहते हैं। आगे चलते हैं। सो हियर आवर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो हम ये डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है सरकार का, कि वो एक बजट तैयार करती है तो किस पर्पस से करती है। तो जिस तरीके से फैमिली एस्टिमेट करती है एक बजट, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी एस्टिमेट करती है एक बजट कि क्या क्या पूरे साल में हमें करना है या पूरे महीने में हमें करना है, ठीक है। तो देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके के बजट के ऑब्जेक्टिव लेकर चलती है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का जीडीपी ग्रोथ, कि किस तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ की जाए, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ की जाए, उसका ध्यान रखती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसको ध्यान में रखकर अपना बजट प्रिपेयर करती है। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सरकार है, जिस तरीके से फैमिली में फादर होते हैं या मदर होती है, वो लोग एस्टिमेट करते हैं कि क्या क्या बजट बना के चलना है हमारे को पूरे साल का, ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, एक फैमिली की तरह इकोनॉमी के बारे में सोचती है कि हमें इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, जीडीपी ग्रोथ भी करनी है, रिसोर्सेज भी पूरे करने हैं यूटिलाइज, और पब्लिक गुड्स की प्रोविजंस देनी है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम और वेल्थ का, यानी कि चाहे जो पुअर लोग हैं उनको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि रिच लोगों को मिल रहा है बेनिफिट्स, ठीक है। ऑल बेनिफिट्स विल बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट अमंग पुअर एंड रिच पीपल्स।
सिक्स्थ इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमी को स्टेबल रखते हुए होनी चाहिए। जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बना रहा है, गवर्नमेंट बजट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि इकोनॉमी क्या करे, इक्वल चले, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चले। इसके लिए हमको क्या करना है, इन सभी सिचुएशंस का ध्यान रखना है। तो बजट को इन्हीं सब पॉइंट्स को, इन 7 पॉइंट्स को याद में रखते हुए एक बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट के यही है कि ये 7 काम अगर कर लिए गए तो हमारी इकोनॉमी जो होगी वो अच्छे से चलेगी। क्लियर है? तो इन सबको आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हम बार बार अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द बजट की। अभी हमने पीछे पढ़ा गवर्नमेंट बजट की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि 2 टाइप्स होते कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को मिलाकर हमारा गवर्नमेंट बजट मिलता है कि जितने भी हमारे रिसिप्ट्स हो रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जितने भी हमारे रेवेन्यू से खर्चे हो रहे हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो वही हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनको आगे चलकर अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम 2 चीजों को पढ़ेंगे। एक होता है हमारा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो इनकम हमारी टैक्सेस के थ्रू हो रही है वो हमारा हुआ टैक्स रेवेन्यू, और जो इनकम हमारी बिना टैक्सेस के हो रही है दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? सो टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं वो भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो सभी टैक्सेस होंगे जो हमारे डायरेक्टली हमें पे करने पड़ रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमसे इनडायरेक्टली पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से होते हैं उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे आएगा फर्स्ट इनकम टैक्स, सेकंड इज एक्सपेंडिचर टैक्स, थर्ड इज वेल्थ टैक्स एंड फोर्थ वन इज कॉर्पोरेट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक इनकम टैक्स है हमारा, एक्सपेंडिचर टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कि हमसे डायरेक्टली लिया जाता है। अब इनकम टैक्स तो हमारी इनकम पे लिया जाएगा ना, किसी और की इनकम का इनकम टैक्स हम तो पे नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी का टैक्स कौन देगा, हम ही तो पे करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल के। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे लाइक कस्टम ड्यूटी, लाइक सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड सो ऑन। तो ये थे हमारे कुछ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आएंगे हमारे टैक्स रेवेन्यू में। जो भी हम रिसीव कर रहे हैं रेवेन्यू वो हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड होगा, उसमें आएंगे हमारे टैक्स के रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड सो ऑन। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में भी कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। लाइक इंटरेस्ट हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, जितना भी हमारे प्रॉफिट है डिविडेंड्स है उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है। हमारी फीस हैं, फाइन्स हैं, ये सब भी हमारे किस में आ जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाते हैं। गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये सब भी हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाते हैं। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। ठीक है, अब बात करेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। हमारी इनकम में से कितने खर्चे हैं, ठीक है, हमारे एक्सपेंडिचर क्या क्या है। इसमें भी हमारे 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होंगे इंक्लूड। एक होगा हमारा प्लान एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्लान करके फिर खर्चे करते हैं, और एक होता है अनप्लान। अनप्लान में क्या है, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने प्लान नहीं किया था बट हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, लाइक कोई इवेंट अचानक से आ जाता है तो हमारा खर्चा हुआ ना उसमें। उसी तरीके से प्लान एक्सपेंडिचर में हमारे आएंगे लाइक
सेंट्रल प्लान्स। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हमारे आएंगे सैलरीज, डिफेंस। अब पता तो नहीं होता ना कब वॉर हो जाए, तो अगर वॉर हो रहा है तो डिफेंस पे खर्चा लगेगा ना, हमारा एक्सपेंडिचर होगा ना डिफेंस के लिए। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ कि हमने प्लान नहीं किया था बट ऐसा कुछ हो गया कि हमको डिफेंस में पैसा लगाना पड़ रहा है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होगा। रेवेन्यू रिसीव्स में हम इन दो के बारे में बात करेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। और एक और बात आपको बता देती हूँ, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें हमारे वेज हैं, बिल है, इंटरेस्ट की पेमेंट, सब्सिडीज, ये सब भी इंक्लूड होता है क्योंकि उसमें भी हम खर्चा तो कर ही रहे हैं ना। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। आई होप आपको कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इन्हीं सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट रिसीप्ट्स। गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू उनकी रिसीप्ट्स आ रही हैं वो हमारे किस में आएंगे? बजट रिसीप्ट्स में। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोतों में से जहां से भी पैसा आ रहा है वो हमारा किस में आएगा? बजट रिसीप्ट्स में। वो क्या कहलाएगा? बजट रिसीप्ट। ठीक है, जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, जितनी भी रेवेन्यू हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं, वो हमारे बजट रिसीप्ट्स में आ जाएंगे। क्लियर है? अब बजट रिसीप्ट्स दो चीजों को क्लासिफाइड करता है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट और एक कैपिटल रिसीप्ट। तो इन दो को हम आगे चल के अब डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे हम इससे रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे, बट आज की क्लास में हम इन दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स की। रेवेन्यू रिसीप्ट्स रेफर्स टू द गवर्नमेंट रिसीप्ट विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, यानी कि वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी, तो वो क्या हुआ? हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी रेवेन्यू रिसीप्ट को। इट इंक्लूड्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। अभी पीछे हमने टेबल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू रिसीप्ट्स के दो कॉलम पढ़े थे, एक था टैक्स का और एक है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स का। तो ये दो टैक्स रिसीप्ट्स इसमें ऐड होते हैं, एक टैक्स रिसीप्ट्स और एक नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। एग्जांपल है इनकम टैक्स, लाइसेंस फी एटसेट्रा। ये सब आएंगे हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट में। ये सब अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, राइट? बट आपको अगर वो टेबल याद हो गया अच्छे से तो आपको ये सब इजीली क्लियर हो जाएगा। अब टैक्स रिसीप्ट्स किस तरीके से लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करेगा? टैक्स रिसीप्ट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट? क्योंकि जितने भी टैक्स हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? हमारे रेवेन्यू होंगे, इनकम है हमारी, राइट? तो ये सब रेवेन्यू हमारे किसी लायबिलिटी में नहीं आते हैं। ठीक है, लायबिलिटी में नहीं आते, इसलिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो हैं हमारे वो गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टैक्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? यूनिलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल मतलब कि सिंगल साइडेड। तो टैक्सेस जो है वो हमारी क्या हो गई? कंपल्सरी पेमेंट हो गई, जो कि हमें सरकार को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कंपल्सरी पेमेंट हो गई जो कि सरकार का हक है, तो फिर वो किस तरीके से लायबिलिटी हो सकती है? वो लायबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, वो लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एक बार दोबारा बताती हूँ, जो टैक्स रिसीप्ट होता है वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, यानी रिसीव हो रहा है तो हमारी रेवेन्यू हुई, हमारी इनकम हुई। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं क्योंकि बजट, किसके बजट की बात कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। तो जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के बारे में ही सोचकर इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सरकार टैक्स लेगी तो उससे उसकी इनकम जनरेट होगी, तो उससे कोई उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। और ये क्यों कहा गया है क्यों नहीं होगी लायबिलिटी? क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं यूनिलेटरल होते हैं, वो सिर्फ सरकार ले सकती है। अब कोई भी जाके किसी से टैक्स थोड़ी ना ले सकता है, तो सरकार टैक्स लेती है, इसलिए वो कंपल्सरी पेमेंट है और कंपल्सरी पेमेंट कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि सरकार को वो चीज वापस नहीं देनी है। टैक्सेस का पैसा वापस थोड़ी ना पर्सन्स को देंगे, इकोनॉमी में वापस किसी को देंगे क्या? नहीं देंगे। तो जब देना ही नहीं है, कंपल्सरी पेमेंट है, तो वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब अच्छे से
समझ आ गया होगा क्यों डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी यहाँ लिखा है। और उसी तरीके से डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द एसेट, एसेट में भी कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। क्लियर हो गया? सो डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी और डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द एसेट, ये 2 पॉइंट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएंगे। आई होप आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अभी हमने 2 चीजों की बात की थी, टैक्स रिसिप्ट्स की और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की। तो इसमें क्या क्या आता है अभी हमने पहले के टेबल में देख लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। टैक्स रिसिप्ट्स में आएगा हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं टैक्स रिसिप्ट्स के। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको ये 4 बताए हैं, ठीक है। आप बुक्स में देखेंगे बहुत सारे टैक्स रिसिप्ट्स आएंगे। और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, लाइक फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, यानी जो भी छूट दी जाती है वो ग्रांट्स में आएंगी, पेनल्टीज, डोनेशन, एक्सेट्रा, बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट्स में भी और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में भी। ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि ये सब आते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आते हैं, और टैक्स रिसिप्ट्स में होते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, यानी जो भी रिसीव हो रहा है हमारे को वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और जितने भी हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं, फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, पेनल्टीज, डोनेशन, ये भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक बात समझिए, जब हम बजट बना रहे हैं तो बजट में हम क्या देखेंगे? बजट में हम यही तो देखेंगे कि हमने कितने खर्चे हैं हमारे साल भर के एक्सपेंडिचर, और कितनी हमारे रेवेन्यू है, यानी कि रिसीप्ट्स, कितनी हमारी इनकम है। इन 2 चीजों पे ही तो ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे खर्चे और हमारी इनकम ही तो बताएगी कि हमारे को बजट किस तरीके से बनाना है, किस चीज में ज्यादा पैसा लगाना है और किस चीज में कम खर्चा करना है, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी बात जो आपको बेसिकली अलग से मुझे समझानी थी। अब आगे चलते हैं। तो अभी हम पढ़कर आए रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर कि टैक्स रिसीप्ट होता है और नॉन टैक्स रिसीप्ट होता है, राइट। अगर नोटबुक में अभी से ही आपने वो टेबल बना ली होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराई है, तो आपको समझ आ रहा होगा हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं टैक्स रिसिप्ट को। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय अ फर्म, हाउसहोल्ड एंड इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि बिना कुछ मिले रिटर्न में हमें वापस कुछ मिलेगा, ये सोचिए, बिना हम सरकार को पे कर रहे हैं कंपल्सरी पेमेंट, वो हुआ टैक्स रिसीप्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सब समझ आ रहा होगा। टाइप्स ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हम टैक्स रिसीप्ट में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे टैक्स रिसीप्ट्स में। अब एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अगर कोई पर्सन है वो पे कर रहा है टैक्स अपनी इनकम में से, ठीक है। तो अपनी इनकम में से अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो वो कौन सा टैक्स होगा? वो होगा हमारा डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स समझ आ गया? डायरेक्ट टैक्स जो अपनी इनकम में से पे कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक शॉपकीपर है, वो कलेक्ट कर रहा है टैक्स किससे? कस्टमर से। तो ये कौन सा टैक्स हुआ? ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जब कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, और जब कोई पर्सन अपनी इनकम में से पे कर रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनकम पे अ लार्जर परसेंटेज इन टैक्सेस, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ये हुआ हमारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बात देखिए, प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, तो प्रोग्रेसिव से क्या समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है? प्रोग्रेस हो रही है, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर सोनू 2 से 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी इनकम 2 से 5 लाख है। आप सबको पता होगा सरकार एक स्लैब डिसाइड करती है कि जितनी भी पर्सन की इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। अगर इनकम कम है तो वो कम परसेंटेज देगा, ठीक है। और अगर इनकम ज्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स पे करेगा। क्लियर है? तो ये एक एग्जाम्पल था।
और वही इनकम मोनू की 5 से 10 लाख रुपए है तो वो 15% टैक्स पे करेगा, अपनी इनकम का 15%। क्लियर है? सोनू 2 से 5 लाख के ऊपर 10% देगा और मोनू 5 से 10 लाख रुपए के ऊपर 15% इंटरेस्ट है। मतलब कि जिस तरीके से हमारा इनकम बढ़ता जा रहा है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज हो गया। सो इसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। जिस तरह इनकम बढ़ा उसके साथ साथ जो टैक्स का स्लैब था वो भी इंक्रीज हो गया, 10 से 15% हो गया। ठीक है, इनकम बढ़ गई, 5 से 10 लाख हो गई तो उसे 15% उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। आई होप आपको क्लियर होगा। रब कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट इज रिग्रेसिव टैक्स, a tax in which people with more income pay a smaller percentage in taxes. एग्जाम्पल सेल टैक्स, ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स किसमें आता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में। अब रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इन विच पीपल विथ मोर इनकम पे अ स्मॉलर परसेंटेज इन टैक्सेस। लाइक 10%, अगर मानो 10% ही फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि इतना सबको पे करना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, अब कोई इनकम होगी जिसकी 1 लाख रुपए होगी, ठीक है, और किसी की इनकम होगी जो 10,000 होगी, तो जो 10,000 वाला है वो भी 10% पे कर रहा है और जो 1 लाख वाला है वो भी 10% पे कर रहा है। तो घाटा किसका होगा? लॉस होगा 10,000 इनकम वाले का, 1 लाख वाले का नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख वाले को क्या होगा? 1 लाख वाले को 90,000 बच जाएगा अगर वो 10% दे देता है तो। बट 10,000 वाला अगर 10% कट करेगा तो क्या बचेगा? ठीक है, इस टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है, रिग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव में इंक्रीज होता है, रिग्रेसिव में डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो अ टैक्स इन विच पीपल विद मोर इनकम पे अ स्मॉलर परसेंटेज इन टैक्सेस। एग्जांपल सेल टैक्स। आई होप प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। डायरेक्ट टैक्स आर पेड एंटायरली बाय अ टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था डायरेक्टली पे करते हैं सरकार को। द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। टेबल में सब कुछ आपको पहले ही क्लियर हो गया है। आई थिंक आपको ज्यादा ब्रीफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, बट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसको। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि हमारी पर्टिकुलर इनकम, चाहे मैं 1 लाख कमा रही हूँ चाहे मैं 5 लाख कमा रही हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनकम का परसेंटेज हमारे को देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे डायरेक्ट टैक्स में आएंगे। सबसे जरूरी बात इसमें आपको याद रखना है, द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें जो इंसिडेंस होता है टैक्स का और जो इम्पैक्ट पड़ता है वो दोनों ही किस पे पड़ते हैं? वो पड़ेंगे हमारे सेम पर्सन पे, किसी दूसरे पे नहीं पड़ेगा। जो उसका बेनिफिट ले रहा है, जो भी उस टैक्स का बेनिफिट ले रहा है उसको ही उसे पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। ये स्टेटमेंट इस बात को क्लियर करती है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली पेड बाय द एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एंड में जो कंज्यूमर होगा उसको पे करना पड़ेगा, इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जिसने प्रोड्यूस किया उसको पे नहीं करना पड़ रहा, किसी तीसरे बंदे को जाके पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसको बियर कर रहा है उसको पे करना पड़ रहा है। सो द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन डिफरेंट पर्सन। क्लियर हुआ कि यहाँ पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे पड़ रहा था इसलिए डायरेक्ट टैक्स था, यहाँ पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पे पड़ रहा है इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं, लाइक जीएसटी। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट की, क्योंकि टैक्स रिसीप्ट में हमारे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स और नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू या रिसीप्ट्स कुछ भी बोल लो एक ही बात है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू नॉट जनरेटेड फ्रॉम टैक्सेस, यानी जो कि बिना टैक्सेस के रिसीप्ट होता है, यानी कि टैक्स से जनरेट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल गिफ्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं, फीस है, फाइन्स हैं, पेनल्टीज हैं,
ये सारे एग्जाम्पल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सारे हमारे वो इनकम है गवर्नमेंट के जो कि विदाउट टैक्स है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू रिसिप्ट समझ लिया, अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है ये जानते हैं। क्या बोल रहा है ये कि कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारी मनी रिसिप्ट होती हैं सरकार की विच एदर क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी गवर्नमेंट के लिए और कॉज अ रिडक्शन इन इट्स एसेट, और क्या करेगी? रिडक्शन करेगी एसेट्स में, यानी जो भी संपत्ति है सरकार की वो उसमें रिडक्शन आ सकता है। कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड नॉन टैक्स रिसिप्ट, जितनी भी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारे किस में इंक्लूड होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स में होती है। यानी कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड करता है हमारी जो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं उन सबको। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या थी हमारी? गिफ्ट्स, ग्रांट्स, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब हमारा किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम पब्लिक, बेस्ट एग्जाम्पल है ये कैपिटल रिसिप्ट्स का, क्योंकि जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो उसके लिए क्या क्रिएट होगी? लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। किसके लिए? सरकार के लिए। और वहीं गवर्नमेंट अगर अपने शेयर को सेल कर देती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो एसेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, यानी रिडक्शन आ जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है और इसी तरीके से एसेट जो है रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने शेयर जो है वो बेच रही है तो उससे उसके एसेट्स घट गए ना। शेयर्स जो हैं वो हमारे एसेट्स हैं सरकार के, तो वो घट गए तो उसके एसेट्स में रिडक्शन आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब देखते हैं कैपिटल रिसीट्स को इन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, अदर रिसीप्ट्स। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कैपिटल रिसीप्ट्स में लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्या होती है? क्रिएट होती है, और जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिड्यूस होते हैं। तो ये 2 टर्म पढ़ी कि गवर्नमेंट को ये चीजें फेस करनी पड़ती है किसमें? कैपिटल रिसीप्ट्स में। मानो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा वो लोन ऑफर करेगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस सिचुएशन में जब लोन रिकवर नहीं हो पाता तो लोन रिकवर्ड करने के लिए गवर्नमेंट अपनी एसेट्स जो होंगी वो क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। ठीक है, यानी कि जो भी अपने शेयर्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, वो क्या कर देगी? वो बेच देगी, जिससे कि उसकी एसेट्स कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। जो हमारी बोरोइंग्स होती है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? उसे ट्रीट किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स की तरह। ठीक है, क्यों किया जाता है? जब मनी को लैंड किया जा रहा है, यानी कि हम मनी को ले रहे हैं, तो लैंडिंग के वक्त वो हमारा क्या क्रिएट कर रही है? वो एसेट क्रिएट कर रही है। ठीक है, हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगी जब लैंडिंग हो रही है मनी की। बट जब उसी लोन की बोरोइंग होगी, यानी कि उस पैसे को जब वापस लेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा लायबिलिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। इसको मैं आपको और ब्रीफली समझा दूंगी, अगर कहोगे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो कैपिटल रिसिप्ट्स पे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के डिफरेंस पर लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर रिसिप्ट्स की। अदर रिसिप्ट्स में क्या आएगा? अदर रिसिप्ट्स में हमारा आएगा डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये डिस इन्वेस्टमेंट कब होती है? जब गवर्नमेंट सेल करती है अपने शेयर्स पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या सेल करती है? शेयर सेल करती है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, पब्लिक से शिफ्ट कहाँ हो गए? प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो ये हमारी डिस इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा आज का रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स का टॉपिक होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, और फिर एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम करेंगे बजट डेफिसिट, जिसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब क्या होता है और इनके क्या फॉर्मूले हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सब कवर करेंगे। ठीक है, उसी के साथ आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो, ताकि मैं आगे और ज्यादा अच्छे से आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाती रहूं। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।